नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम में आपको मिलेगा। इंडिया का जब भी इतिहास पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास, तो इस टॉपिक को पढ़े बिना आप इस इतिहास को पूरा नहीं कर सकते। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य देखिए, सारी जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। मौर्य साम्राज्य की क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या विशेषता है। इस मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है, देखिए दोस्तों, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, कोई सा भी राजवंश रहा हो, उसकी कुछ ना कुछ जानकारी हमें किसी ना किसी ग्रंथ से, किसी ना किसी यात्रा वृत्तांत से मिलती है। इस मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है, वो पहले मैं आपको बता देता हूं जानकारी हमें प्राप्त कहां से होती है। मौर्य साम्राज्य को भारत का प्रथम वास्तविक साम्राज्य माना जाता है। वास्तविक साम्राज्य माना जाता है। मौर्य साम्राज्य को भारत का प्रथम वास्तविक साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य की जो जानकारियां हैं, वो 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत? साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण तथा अभिलेख। साहित्य की बात करूं तो मैं ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य से, ब्राह्मण साहित्य में चाणक्य के अर्थशास्त्र से। देखिए दोस्तों, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से। एक मिनट, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होती है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी। आगे देखिए आप, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी। देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से, क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी से, सोमदेव के कथा सरित, सोमदेव के कथा सरित सागर से, पतंजलि के महाभाष्य से, पतंजलि के महाभाष्य से, तथा विज्ञानेश्वर के महाभाष्य से, पतंजलि के महाभाष्य से, विज्ञानेश्वर के मिथ्याक्षर। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। भारत का जो प्रथम वास्तविक साम्राज्य है, वो मौर्य राजवंश को माना जाता है। इस मौर्य राजवंश की जो जानकारी है, ये हमें ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त होती है। इन ब्राह्मण साहित्य में चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये इनकी रचनाएं हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र से, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से, क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी से, सोमदेव के कथा सरित सागर से, पतंजलि के महाभाष्य से, तथा विज्ञानेश्वर के मिथ्याक्षरा से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो है, ये ब्राह्मण साहित्य। हमें जैन साहित्य देखिए दोस्तों, जैन साहित्य में भद्रबाहु के कल्पसूत्र से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन, इन दोनों, ये जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में तो चाणक्य, विशाख दत्त, क्षेमेंद्र, सोमदेव, पतंजलि, विज्ञानेश्वर, इन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है।
तथा जैन साहित्य में भद्रबाहु के कल्पसूत्र से, हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रमाण से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारियां प्राप्त होती हैं। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूं, मिटा देता हूं, बोर्ड पर चुका है। कई बार एग्जाम में रचनाएं पूछ ली जाती है दोस्तों, ऐसे उल्टा सुल्टा देके मिलान करना होता है। देखा होगा आपने ऐसा क्वेश्चन। ये सारी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगी ये रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा देता हूं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो है वह बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवदान, दिव्यवदान, दीपवंश, महाबोधि वंश, दीर्घ निकाय, इन सब ग्रंथों से जो है वो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, बौद्ध ग्रंथों से प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, महाबोधि निकाय, महाबोधि वंश, दीर्घ निकाय, इन बौद्ध ग्रंथों से जो है वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र से, हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रबंध से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है ये हमें विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी प्राप्त होती है। इस समय पर जो विदेशी यात्री भारत आए थे, मैं उनका नाम एक बार लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके उन्हें अच्छे से याद कर लें। इस साम्राज्य की जो जानकारी है वो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी पता चलती है। जैसे इस समय निम्न विदेशी यात्री भारत आए, मैं नाम लिख देता हूं। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम मेगास्थनीज था। स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, नियाकर्स, फिलाकर्स, डायोनियोसिस, डाइमेकस आदि। देखिए दोस्तों, ये विदेशी यात्री मौर्य साम्राज्य में भारत आए थे। इन्होंने अपना अपना जो है यात्रा वृत्तांत ये लिखा है। इन्हीं के आधार पर हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी विदेशी स्रोतों से भी प्राप्त होती है। अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से, सर्वाधिक अभिलेख जो है वो अशोक ने लगाए थे। अशोक व रुद्रदामन, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो अशोक व रुद्रदामन के अभिलेखों से भी हमें पता चलती है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये स्रोत मैं आपको बता चुका हूं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कहां से होती है। मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। मैं इसके दो शासक आज आपको पढ़ाने वाला हूं, चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है
ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद, इस गणानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। गणानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इस नंद वंश की जो स्थापना है वो महापद्म नंद द्वारा की गई। महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। इस नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद था। यह गणानंद बहुत ही अहंकारी प्रवृत्ति का आदमी था। इस समय भारत पर यूरोपीय आक्रमण सिकंदर के प्रारंभ हो चुके थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरुष पर आक्रमण किया था, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। इन्हीं आक्रमणों से परेशान होकर तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य, जिनका मूल नाम कौटिल्य था, उन्होंने इस गणानंद से निवेदन किया। चाणक्य ने गणानंद से आग्रह किया कि आप भारत के आर्यावर्त के सभी शासकों को एकत्रित कीजिए तथा जो विदेशी आक्रमण है, जो सिकंदर के आक्रमण है, उनको विफल कीजिए। परंतु इस गणानंद ने चाणक्य का अपमान करके इसे दरबार से निष्कासित कर दिया, इसे भगा दिया। चाणक्य ने इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना तथा चाणक्य के आशीर्वाद से, चाणक्य नीति का सहारा लेकर इस चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित कर दिया तथा मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। देखिए दोस्तों, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को मार दिया, गणानंद को पराजित कर दिया। इस गणानंद को पराजित करके इसकी पुत्री दुर्धरा नंदनी भी मिलता है इसका नाम, इससे विवाह कर लिया, दुर्धरा से विवाह, तथा इस गणानंद को पराजित करके मार दिया। इस प्रकार भारत पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी गई। यह भारत का प्रथम वास्तविक साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य जो है यह भारत का प्रथम वास्तविक साम्राज्य है माना जाता है। दोस्तों, मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको सारी डिटेल दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। जितनी भी एग्जाम की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखें। चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो व जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो व जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा। एरियन व प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा। जस्टिन, देखिए दोस्तों,
ये जो विदेशी यात्री थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम दिए थे। सेंड्रोकोटस स्ट्रेबो व जस्टिन द्वारा कहा गया है ना, एरियन व प्लूटार्क द्वारा एंड्रोकोटस कहा गया, तथा पिलाकर्स इस पिलाकर्स ने जो है वह सेंड्रोकोप्टस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में, यह सब ग्रीक साहित्य में मिलेगा, ग्रीक साहित्य में निम्न नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम जानकारी जो है, सर्वप्रथम पहचान ये विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस के रूप में की। देख, चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम जो पहचान है वो विलियम जोन्स द्वारा सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोप्टस द्वारा के नाम से की गई, के रूप में की गई। ग्रीक साहित्य में इसे सेंड्रोकोप्टस कहा जाता है। सर्वप्रथम पहचान जो है वो विलियम जोन्स द्वारा सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस के रूप में की गई। ये सब ग्रीक साहित्य के अनुसार था जो मैंने आपको बता दिया। मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले लो जाओ तो। देखिए, इस चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है, शूद्र बताया है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध व जैन ग्रंथों में, बौद्ध व जैन ग्रंथों में क्षत्रिय कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ग्रीक साहित्य में जो है वह निम्न वर्ण का नहीं, अपितु निम्न परिस्थितियों में जन्मा बताया गया है। निम्न परिस्थितियों जन्मा बताया गया है। निम्न परिस्थितियों में जन्मा बताया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, वेरी इंपोर्टेंट, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल या कुलहीन बताया। वर्सल कहा गया है मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त की रचना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम जो था वो मोरा था। इस मोरा के नाम पे ही इस साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा, रखा गया। इस मौर्य साम्राज्य का जो प्रतीक वो था मोर। देख, मिटा देता हूं मैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, चीज़ों को याद कर लो अच्छे से। जितनी भी जानकारियां हैं मैं सारी आपको एक एक करके दे देता हूँ। देखिए, इस चंद्रगुप्त मौर्य को विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वह चंद्रश्री व प्रियदर्शन मिलता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रश्री व प्रियदर्शन मिलता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक कहा। जम्बू द्वीप का शासक कहा। दोस्तों, विदेशी यात्री प्लूटार्क इस प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को जीत लिया। सेना लेकर पूरे भारत को जीत लिया। ऐसा कहना था प्लूटार्क का। 6 लाख की सेना लेकर इस चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह पूरे भारत को जीत लिया। चाणक्य ने प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक कहा। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, इसमें इसका नाम चंद्रश्री व प्रियदर्शन मिलता है। देखिए, आगे बात करें। 305 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सेलुकस निकेटर इस सेलुकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण का चंद्रगुप्त मौर्य ने बराबर जवाब दिया तथा इसे पराजित कर दिया। सेलुकस निकेटर को जो है वो पराजित कर दिया। इसे पराजित करके इन दोनों के मध्य एक संधि हुई। संधि में सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए गए तथा सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नलिया जिसे हेलेना भी कहा जाता है, इसका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करती है। मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। उसे पराजित करके दोनों के मध्य एक संधि हुई। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया।
तथा दान में सेलुकस निकेटर ने चार प्रांत दहेज में दिए। कौन कौन से थे वो प्रांत? पहला जो प्रांत था वो था हेरात एरिया, दूसरा था आर्कोसिया, तीसरा जो था वो था जेड्रोसिया, चौथा जो था वो था प्रोपनिस्डाई। ये चार प्रांत जो है वह सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए। हेरिया मैं वर्तमान नाम भी बता देता हूं, हेरात, कांधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान तथा प्रोपनिस्डाई जो है वो है काबुल। ये चार प्रांत दहेज में दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए। 500 हाथी दान में दिए। देखिए दोस्तों, सेलुकस निकेटर का एक राजदूत था। कहाँ लिखूं रे? देखो, सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम जो था वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका नामक ग्रंथ। इस इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, पाटलिपुत्र के नगर नियोजन की जानकारी प्राप्त होती है। इस इंडिका ग्रंथ के अनुसार, मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लें, एक एक चीज को नोट कर लें, पूरी जानकारी दे रहा हूं। मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप बाद में याद करने में आपको सहायता रहे। बोर्ड छोटा है अपने पास, इसलिए बार बार भर जाता है, मिटाना पड़ता है। मैं जानता हूं आपका समय बर्बाद होता है इस चीज। देखो, सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत जो है वो मेगस्थनीज, इस मेगस्थनीज को बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका, इस इंडिका नामक ग्रंथ में जो है वह पाटलिपुत्र के नगर नियोजन वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इंडिका नामक ग्रंथ में मेगस्थनीज ने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर का नगर नियोजन जो है वह 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का मंडल करता था। ये जो 30 सदस्यीय मंडल था, ये 6 समितियों में 5 सदस्यों में बटा हुआ था। ये इंडिका में मेगस्थनीज ने बताया है कि पाटलिपुत्र का जो नगर नियोजन है ये 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ये मंडल 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद इस सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने सूली पर लटका दिया। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। चाणक्य नीति के बारे में आप सबने सुना होगा। जब ये सेलुकस निकेटर को पर निकलने लगे, ये गुस्ताखी करने लगा, तो चाणक्य के इशारे पर
इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे सूली पर लटका दिया। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में आगे की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसके प्रशासन की जो जानकारी है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, मैं मिटा देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ये उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक था। देखिए, इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ये उत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक, तथा दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक था, मैसूर तक फैला था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक तथा दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक फैला हुआ था। इसकी दक्षिण विजयों का उल्लेख जो है वो प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ अनानूर व मुरना नूर से चलता है। इसकी दक्षिण विजयों का जो उल्लेख है वो तमिल ग्रंथों अनानूर व मुरनानूर से चलता है। इसका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत जो वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा पर है वहां तक था, तथा कर्नाटक में इसका साम्राज्य जो है वह कर्नाटक के मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए दोस्तों, जीवन के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम 12 वर्षों में, जीवन के अंतिम 12 वर्षों में मगध में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। ये जीवन के अंतिम समय में इसने भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली तथा ये जैन धर्म की दीक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जैन मुनि भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली तथा ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के साथ चला गया। श्रवण बेलगोला में ही 298 ईसा पूर्व में सलेगना या उपवास द्वारा 298 ईसा पूर्व में इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। इसकी मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में इसका पुत्र बिंदुसार जो है, ये बिंदुसार मगध का शासक बना। इस बिंदुसार के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूं, आप नोट कर लें। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सलेगना द्वारा मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद जो है वो 298 ईसा पूर्व में इसका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। इसका जो शासन काल है बिंदुसार का वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का। मैं इसके बारे में सारी जानकारी दे देता हूं। बिंदुसार, देखिए, बिंदुसार ये 298 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना
अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों में इसकी मां का नाम, बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार की मां का नाम जो है वह दुर्धरा मिलता है, दुर्धरा। वायु पुराण में, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है वह सिंह सेन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को जो है वह भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। ग्रीक साहित्य में, वेरी इंपोर्टेंट, ग्रीक साहित्य में बिंदुसार को जो है वह अमित्रो घात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रोघात अर्थात अमित्रो केटस कहा गया है। ठीक, 298 ईसा पूर्व में सलेगना या उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध का शासक बना, जो 273 ईसा पूर्व तक रहा।